नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो जिस समस्त पद में विशेषण व विशेष उपमान व उपमेय का योग हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फिर दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बहुत ही एक अलग तरीके से मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, कुछ नई चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको हर जगह हर किताब में नहीं मिलेगी। ठीक है, आप इसका अनुभव करेंगे। दोस्तों, मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ, इसका मुझे खेद है। मैं वीडियो दूंगा रेगुलर, आपको कुछ समस्याएँ हैं मेरे सामने जिसकी वजह से मैं नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ डेली वीडियो। ठीक है, तो बाकी आप लोगों के अगर किसी विशेष टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताएं। देखिए, तो यहाँ पर परिभाषा है कि जिस समस्त पद में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का योग हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे वीर बाला, वीर है जो बाला। अब यहाँ पर देखिए, वीर है जो बाला, ये जो शब्द है इसमें वीर शब्द क्या है, वीर शब्द जो है वो विशेषण है। क्या है? विशेषक। और बाला क्या है? विशेष्य है। तो यहाँ पर आपको विशेषण और विशेष्य दिख जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। जिसका समस्त पद में एक विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो। तो यहाँ पे वीर शब्द क्या है? ये विशेषण है, और बाला क्या है? विशेष्य है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास है। महाकवि, महान है जो कवि, यहाँ पर भी महान क्या है? विशेषण है, और कवि क्या है? विशेष्य है। महासागर, महान है जो सागर, महान क्या है? यहाँ पर विशेषण है, और सागर क्या है? विशेष्य है। महान है जो आत्मा, महान क्या है? यहाँ पर विशेषण है, और आत्मा क्या है? विशेष्य है। और है जो, ये क्या है? ये योजक है जो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद देखिए, कुछ शब्द जैसे हैं कुपुत्र, सुपुत्र, सपूत, कपूत, इन शब्दों में भी कर्मधारय समास होगा। आपको यहाँ पर एक कंफ्यूज नहीं होना है कि कर्मधारय समास जो उपसर्ग वाले शब्द होते हैं वो केवल अव्ययी भाव समास में आते हैं, बल्कि उपसर्ग वाले जो शब्द हैं वो कर्मधारय समास में भी आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि यदि कोई उपसर्ग किसी संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? विशेषण विशेष्य का मेल होगा, जिसके कारण वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। जैसे कापुरुष, कापुरुष का जो जब समास विग्रह करेंगे तो कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष, कायर। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कायर उसकी विशेषता को बता रहा है। जो काप यहाँ पे ये उपसर्ग लगा हुआ है ये उसकी विशेषता को बता रहा है। पुरुष की पुरुष यहाँ पर विशेष्य हो गया, तो यहाँ पर भी क्या है? जो है कि कर्मधारय समास है, विशेषण विशेष्य है और कर्मधारय समास है। सपूत में भी क्या है कि अच्छा है जो पुत्र वो सपूत है। ठीक है, तो स क्या है? यहाँ पर एक विशेषण के रूप में काम कर रहा है, इसलिए कपूत, सपूत, सुपुत्र, इन सभी शब्दों में जो है वो कर्मधारय समास होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, कुछ और शर्तों में कहाँ कहाँ कर्मधारय समास होता है। यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए तो वहाँ भी कर्मधारय समास होगा। जैसे उदाहरण यहाँ पर है 5, 6, 7 और 8। ये 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। किसी उपसर्ग को, इसमें जो का उपसर्ग है, सा उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, क उपसर्ग है, ये सारे जो उपसर्ग ये विशेषण की तरफ प्रयुक्त हुए हैं, जिसके कारण इन सब में कर्मधारय समास है। इसी का ये नियम हमने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, विशेषण पुनरावृत्ति। अगर कहीं पर एक ही विशेषण की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा। जैसे लाल लाल, काला काला, सफ़ेद झक, नीला भक, हरा कच्च, इन सभी शब्दों में जो होगा वो कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यहाँ पे विशेषण शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। जहाँ पर एक ही विशेषण की 2 बार पुनरावृत्ति हो वहाँ पर भी, या एक ही विशेषण या फिर विशेषण, कोई भी विशेषण हो, अगर किसी विशेषण की 2 बार पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। यदि विशेषण पदों की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ भी कर्मधारय समास होगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। पहला में लाल लाल, दूसरा काला काला, तीसरा सफ़ेद झक, चौथा है नीला भक, और 5वां है हरा और कच्च। तो यहाँ पर ये क्या है? कर्मधारय समास है। तो उम्मीद करते हैं आपको कर्मधारय समास समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए, इसमें हम लोग एक अगले और समास की चर्चा करेंगे, जो है आपका ये द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास क्या होता है? तो द्वंद्व समास में देखिए, जिस समस्त पद में प्रथम पद संज्ञावाची हो तथा बाद वाला जो पद है वो संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची हो और बाद वाला जो पद है वो संज्ञा हो, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। ठीक है, द्विगु का मतलब ही होता है 2 गाय।
ठीक है। द्विगु शब्द जो समास है, द्विगु समास का मतलब ही होता है दो गाय, ठीक है। तो द्विगु का मतलब ही होता है दो गाय, ठीक है, दो गायों का समूह या समाहार, दो गायों का समूह या समाहार, तो उसको हम द्विगु समास बोलते हैं। तो जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद जो हो संज्ञा हो, वहाँ द्विगु समास होता है। और यह जो समस्त पद है और जो उसका समस्त पद है, द्विगु समास का जो समस्त पद है वो किसी समूह का बोध कराता है, ठीक है, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। ये द्विगु समास की परिभाषा रही। जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची हो तथा बाद वाला पद संज्ञा हो और समस्त पद समूह का बोध कराता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे सप्ताह, सप्ताह का मतलब होता है क्या है, सप्ताह में यहाँ पर देखिए जो सप्ताह शब्द है यहाँ पर सप्त आहनों का समूह या 7 दिनों का समाहार। यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में दोनों देता है, सप्त आहनों का समूह और 7 दिनों का समाहार, तो आप लिखेंगे सप्त आहनों का समूह 7 दिनों का समाहार आप नहीं लिखेंगे। अगर इसको न दे करके केवल यही देता है तो अब आप इसको लिखेंगे, अदरवाइज अगर दोनों ऑप्शन में देता है तो आप इसको लिखेंगे, क्योंकि ये शुद्ध है। क्योंकि जो भी समास होते हैं उस समास का जब हम समास विग्रह करते हैं तो उनके अर्थ नहीं लिखते हैं, बल्कि उनके जो शब्द हैं उन्हीं उनके मूल शब्दों को ही हम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे सप्ताह, आहन शब्द जो है, आहन का मतलब होता है दिन, ठीक है, यानी 7 दिनों का जो समूह, 7 दिनों का जो समूह होता है उसको सप्ताह बोलते हैं। तो आप 7 दिनों का समाहार इसको भी बोल सकते हैं। 7 आहनों का समूह, अगर दोनों ऑप्शन में दिया है तो आप पहले इसको टिक करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है शताब्दी, शब्द अब्दों का समूह, यानी शब्द मतलब 100, सप्त, सप्त मतलब क्या होता है 100, सप्त नहीं, शब्द नहीं बल्कि सप्त है, सप्त का मतलब होता है 100, शताब्दी, ठीक है, 7 आहनों का समूह, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके देखिए दुपट्टा है, दुपट्टा में भी क्या है, 2 पट्टों का समाहार या समूह आप कह सकते हैं। तो दुपट्टा में भी यहाँ पर द्विगु समास है, 2 लड़ा 2 लड़ों का समाहार, ठीक है। चौपड़, इस तरीके से यहाँ पर भी क्या है, द्विगु समास है, 4 पड़ों का समाहार, ठीक है। अठवारा, 8वें वार लगने वाला जो बाजार होता है उसको अठवारा बोलते हैं। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह या समाहार। नवलखा, 9 लाख मूल्य का समूह या समाहार, ठीक है, या बोल सकते हैं एकांकी, एक ही अंक का, एक ही अंक हो, एक ही अंक का जो हो वो एकांकी होता है। देखिए गिनती जो है, गिनती वाले 1 से 10 तक जो गिनती वाले जो हैं, 1 से 10 तक जो गिनती होती है, ये संख्यावाची द्विगु समास के अंतर्गत ये समास आते हैं, जो 1 से 10 संख्या के अंतर्गत होते हैं, और 10 से 100 के अंतर जो होते हैं वो भी द्विगु समास के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें, हाँ, यहाँ पर क्या होते हैं 1 से 10 और 100 से 10 से 100, ये जो समास है ये द्विगु समास है, ये भी संख्यावाची है और ये भी द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा समास है, देखिए इसमें द्वंद्व समास। द्वंद्व समास उभय पद प्रधान समास है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे उभय पद प्रधान बोलते हैं, ठीक है। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा एक पद दूसरे के विलोम या विलोम जैसे हो, वहाँ द्वंद्व समास होगा। जैसे विग्रह के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, विकल्पक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार के समास होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, विकल्पक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। अब इसमें देखिए जो विलोम शब्द में जो होते हैं, जो इसमें विलोम और विलोम जैसे जो दिया है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के विलोम नहीं होते बल्कि विलोम जैसे होते हैं। जैसे दाल, दूध, रोटी। अब दूध रोटी शब्द जो है वो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, लेकिन ये विलोम जैसे लग रहे हैं। तो इस तरीके के विलोम जैसे लगने वाले शब्दों का भी जो प्रयोग होता है वो द्वंद्व समास में होता है। और इसमें दूध और रोटी, इसमें दोनों ही पदों की प्रधानता है, जिसके कारण इसमें भी द्वंद्व समास है, ठीक है। तो विग्रह के आधार पर इनके 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, विकल्पक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। अब इनको हम देखते हैं कैसे ये होते हैं। तो इसमें देखिए जो होता है इतरेतर द्वंद्व, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया माता पिता। अब माता पिता, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो माता और पिता। तो इतरेतर द्वंद्व का होता है, इतरेतर द्वंद्व में माता और पिता, यानी जो और इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत इसमें जो और शब्द लगा, इतरेतर द्वंद्व में जब समास का विग्रह करेंगे तो जो ये और आता है, ये क्या होता है, ये इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें इतरेतर द्वंद्व में और आता है, जो और जहाँ पर जैसे माता और पिता, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगा, ये इतरेतर द्वंद्व होगा। जिसमें या अथवा आएगा वहाँ पर विकल्पक द्वंद्व, जैसे माता या पिता। अब ये क्या है, इसमें भी दोनों पद सदैव एक दूसरे के विलोम होते हैं, जबकि इसमें जो होते हैं इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद विलोम व विलोम जैसे होंगे। जैसे दूध रोटी, ये विलोम जैसे शब्द हैं लेकिन विलोम नहीं है, ठीक है। आकाश पाताल ये विलोम है, ठीक है। तो इसमें क्या इतरेतर द्वंद्व की पहचान आप कैसे करेंगे, जो इतरेतर द्वंद्व होगा उसमें और लगा होगा बीच में, जो विकल्पक द्वंद्व होगा उसमें या होगा, ठीक है। और जो समाहार द्वंद्व होगा वो किसी समूह का अंत में, उस जिसके अंत में, जैसे कपड़ा लत्ता आदि, साग पात आदि, चाय वाय आदि, बाल बच्चे आदि। तो यहाँ पर जो है इन शब्दों में हम क्या आदि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे इसमें हमेशा सदैव बहुवचन और सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। सार्थक और निरर्थक दोनों ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आता है, ये समाहार द्वंद्व है ना। जैसे बाल बच्चे आदि, बहु बेटियाँ आदि। लेकिन कंदमूल फल, और जब कंदमूल फल करेंगे तो यहाँ पर हम आदि नहीं करेंगे, कंदमूल फल इत्यादि करेंगे, ठीक है। तो जितने भी जो और वाले शब्द हैं, जैसे माता और पिता, विलोम जो शब्द हैं वो किस में आएंगे, और वाले जिनमें और आएगा वो इतरेतर द्वंद्व होंगे, ठीक है। और जिनमें या अथवा आएगा वो विकल्पक द्वंद्व होंगे। और जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होगा, समाहार का बोध होगा, वो समाहार द्वंद्व होंगे। तो ये द्वंद्व समास की परिभाषा थी, कुछ हमने आपको बताया। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ दूध और रोटी इसका विग्रह हो जाएगा। अब यहाँ पे दूध रोटी एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, लेकिन विलोम जैसे हैं। तो इस तरह के शब्दों का भी इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत प्रयोग होता है। ज़्यादातर जो शब्दों का प्रयोग होता है वो विलोम शब्दों का प्रयोग होता है। आकाश पाताल, आकाश और पाताल। जला भुना, जला और भुना। मध्य गिनती के जो अंक होते हैं, जैसे देखिए 61, 62 ना, ये भी क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये आपके, ये भी द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, जो मध्य गिनती के शब्द। जैसे 61 है, 1 और 60 61 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 60 61, 29 न 24 न, तो 20 और 4 24। तो ये जो बीच वाले मध्य वाले जो अंक हैं, जैसे 61, 24, 25, 55, 56, ये जो मध्य वाले अंक हैं ये क्या होते हैं, ये भी आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये द्वंद्व समास रहा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर कहीं भी कोई समस्या हो तो आप ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके भी बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।